हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। फर्स्ट हम जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। ठीक है, मतलब जो हमें नेचर से मिले हुए हैं, जो मैन मेड नहीं है, हमने नहीं बनाया है उनको, उन्हें बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया है, मैन मेड नहीं है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंगसाइड एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें ये पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर के थ्रू हमें ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनके आंसर हमें देने हैं। वेयर डू वी सी द बर्ड्स। ठीक है ना, अब देखिए बर्ड्स कहाँ पे हैं। ठीक है ना, वेयर इज काउ ग्रेजिंग, काउ ग्रेज कहाँ पे कर रही है, घास कहाँ पे चर रही है। ठीक है, तो इन सब के क्वेश्चन हमको आंसर हमें देने हैं पिक्चर को देख के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बर्ड कहाँ पे है, बर्ड किस में है, एयर में है। काउ कहाँ पे है, लैंड में है। ठीक है ना, ट्री एंड रोड, रोड और ट्री कहाँ पे है, वो लैंड में है। ठीक है, तो ऐसे हमें सब चीज़ के आंसर इसको देख के देना है। तो यहाँ पे जो देखिए जो ड्रॉ किया गया है एक पिक्चर, उसमें लिखा है स्फीयर ऑफ द अर्थ, मतलब हमने अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसमें होता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मतलब जो हमारे अर्थ की जो सराउंडिंग, ठीक है, जो एरिया है अर्थ के जो सराउंडिंग एरिया है, मिक्सचर ऑफ गैस जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, नाउ हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। ठीक है, तो जो पानी वाला एरिया है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। एंड लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, यहाँ पे हमारे रॉक भी आता है, माउंटेन भी आता है। ठीक है ना, और जो प्लेन सरफेस है उसमें जो भी लैंड वाला एरिया है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ओके, नाउ नेचुरल रिसोर्सेज, तो अभी आपको बताया था नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो नेचर ने हमें दिए हुए हैं। ठीक है ना, जिन्हें हमने नहीं बनाया। यू कैन सी दैट समथिंग इन द पिक्चर्स आर इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम इन द स्काई, दैट इज इन द एयर। ठीक है, तो हमने अभी जो पिक्चर्स में देखा है कि कोई तो किस में है, स्काई में है। ठीक है, कोई लैंड में है, कोई वाटर में है। ठीक है, देन thus all things on the earth are associated with air, water and land. Air, water and land are called the earth atmosphere, hydrosphere and lithosphere respectively. ठीक है, तो ये बताया जो आपको अभी बताया था, एयर वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एटमोस्फियर, जो वाटर वाला पार्ट होता है अर्थ का दैट इज हाइड्रोस्फियर, एंड जो लैंड वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फियर। ओके, डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई दीज 3 स्पेयर ऑफ द अर्थ। बहुत सारे देखिए यहाँ पे बर्ड्स कहाँ पे हैं, एटमोस्फेयर यहाँ पे है ना, एयर में है। देन फिश कहाँ पे है, वाटर में है, हाइड्रोस्फेयर में है। एंड काउ जो ग्रेजिंग कर रही है वो किस में है, लिथोस्फेयर में, लैंड एरिया में है। ओके, तो बहुत सारे लिविंग थिंग्स अलग अलग जगह पे रहते हैं। ओके, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर विच दे ऑक्यूपाई आर टुगेदर कॉल्ड द बायोस्फीयर। ठीक है ना, अब क्या बताया है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर, इसमें लिविंग थिंग्स जो रहते हैं दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायो मीन्स होता है लिविंग। ठीक है, एटमोस्फियर इज द लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ। अभी आपको बताया था ना कि जो एटमोस्फियर है वो क्या है, लेयर ऑफ द एयर है जो कि अर्थ के सराउंडिंग है। देखिए यहाँ पे ये अर्थ दिया हुआ है और उसकी जो सराउंडिंग है, ठीक है ना, वो क्या है, एयर है। और एयर में क्या होती है, गैसेज होती हैं बहुत अलग अलग। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एटमोस्फियर, ये एटमोस्फियर है। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइज वाटर एंड लैंड, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर। ठीक है ना, यहाँ पे वाटर एंड लैंड है, दैट इज देखिए एयर वाले उसको क्या बोला है, एटमोस्फियर लेयर को, एंड वाटर एंड लैंड को हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ओके, हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज मच लार्जर पार्ट देन द लिथोस्फीयर। तो अर्थ के अंदर है जो, उसमें क्या है, वाटर एंड लैंड है। तो देखिए हमारे जो वाटर वाला एरिया है मच लार्जर देन द लैंड से। ओके, लिथोस्फीयर से ज़्यादा है हाइड्रोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमोस्फीयर। 5 लेयर ऑफ एटमोस्फीयर, देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, समझ लीजिए ये हमारा अर्थ है। ओके, अब अर्थ के सराउंडिंग क्या बताया था आपको, एटमोस्फियर। यहाँ पे की क्या रहती है, एयर रहती है, और एयर में बहुत सारी अलग अलग गैसें रहती है। तो एटमोस्फियर को क्या किया है, अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया। ठीक है,
तो फर्स्ट जो अर्थ सरफेस से, ठीक है, और यहाँ से 0 to 10 किलोमीटर तक अगर हमने एक लेयर बनाई है, दैट इज कॉल्ड ट्रोफोस्फीयर। इतने पार्ट से, अर्थ से लेके और उसके जो ऊपर हम जाएंगे, ऊपर की साइड जाएंगे, तो क्या है वो ट्रोफोस्फीयर। नेक्स्ट, ट्रोफोस्फीयर के जो ऊपर का जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर, 10 to 30 किलोमीटर। देन मीसोस्फीयर, ओके, देन क्या है आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ओके, तो ये हमने डिवाइड किया रखा है कि अर्थ के सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है अलग अलग, ठीक है ना। जैसे ट्रोफोस्फीयर, अब ट्रोफोस्फीयर्स में क्या है, प्लांट्स भी रहते हैं, हम लोग रहते हैं, और यहाँ पे क्लाउड्स भी होते हैं, ठीक है ना, ये सब रहते हैं, एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे रहते हैं। देन अभी हम जैसे स्ट्रेटोस्फीयर नेक्स्ट लेयर है जो अर्थ से 10 to 30 किलोमीटर के दूरी पे, तो उसमें क्या आती है, ओजोन लेयर भी हमारी आती है। देन उसके बाद है मीसोस्फीयर, ऐसे इसमें पीस ऑफ रॉक, ये मेट्रॉइड्स, ये सब मिलते हैं यहाँ पे, जो पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं ना स्पेस में, वो सब यहाँ पे होते हैं। देन आइनोस्फीयर हो गया है, एंड एक्सोस्फीयर, यहाँ पे सैटेलाइट, स्पेसशिप, ये सब यहाँ पे घूमते हैं। ओके, तो ये हमारी क्या है, लेयर ऑफ एटमोस्फीयर। ओके, समझ में आ गया। द एयर इन द एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। अभी जो अर्थ के सराउंडिंग जो एयर है, उसमें ये अलग अलग तरह की सारी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है ना। द ट्रोफोस्फीयर कंटेन अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेज इन द एयर। जितने भी गैस है पूरे एटमोस्फेयर में, उसका 80% जो गैसेज है, ठीक है ना, वो कहाँ पे मिलती है, ट्रोफोस्फीयर में। मतलब ज़्यादा गैस हमें यहाँ पे मिलेंगी इस अर्थ के सरफेस से लेके 10 किलोमीटर के अंदर, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट किस में मिलेंगी, स्ट्रेटोस्फीयर में। देखिए 19% गैसेज जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब 80% यहाँ पे, 19% यहाँ पे आई है, ठीक है। देन इन द मीसोस्फीयर एंड आइनोस्फीयर द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ गैस गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अर्थ से हम ऊपर की साइड जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे गैसेस कम होती जाएंगी। एंड लास्ट एक्सोस्फीयर में आने पे क्या होती है, गैसेज आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फीयर एंड बियॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे कोई भी गैस हमें नहीं मिलती है, ठीक है ना। यू कैन सी दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज एंड इन द chief constituent of the earth atmosphere. Besides these gases, air also contain water vapor and dust particles. गैस के साथ साथ यहाँ पे dust particles and water vapors भी हमें मिलती हैं. The amount of the gases in the air is greatest near the surface and decrease as we go higher and higher from the surface. अभी आप इन्होंने फिर यही बताया है कि जो अर्थ के सरफेस के जो नज़दीक जो है, ठीक है ना, जो एटमॉस्फेयर का है, वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस मिलेंगे, और जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की साइड जाएंगे, वो गैसें डिक्रीज होती जाएंगी, यानी कम होती जाएंगी। ओके, अब ये दे रखा है हमारा, ठीक है, कि एयर में कितनी चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा जो गैस है एयर की, उसमें क्या है, नाइट्रोजन, देन उसके बाद कौन सी है, ऑक्सीजन, देन आर्गन, अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एयर, और जो चीज़ें हैं जैसे उसमें वाटर वेपर्स पे आ गया है, डस्ट पार्टिकल्स पे गई, ये सब चीज़ें आ गई हैं, ये सब मिला के, और जो अदर्स गैसेज हैं, छोटे और भी गैसेज हैं, वो सब 0.07% हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ठीक है ना। अब देखिए हम किस तरह से किस गैस का यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूजेस ऑफ गैसेज दे रखे हैं, ठीक है। जो एयर में जो गैसेज हैं, नाइट्रोजन हेल्प लिविंग थिंग टू build to necessary protein. It is useful in the production of the ammonia and in airtight packaging of the food stuff. नाइट्रोजन का ज़्यादा मेन यूज़ जो करते हैं वो प्लांट्स करते हैं, और कि जो यूज़ होता है उसको अमोनिया बनाने में, एंड एयर टाइट जो पैकेजिंग होती है हमारे जो मार्केट में जो एयर टाइट फूड मिलता है, फूड पैकेज मिलता है, उसमें भी नाइट्रोजन गैस होती है। ओके, तो ये इस फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। ओके, और जो जैसे है अमोनिया भी नाइट्रोजन से बनता है, तो इसका यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र होता है, पेस्टिसाइड होता है, प्लास्टिक्स के लिए होता है, टेक्सटाइल बनाने के काम आता है,
बहुत सारी चीज़ों में अमोनिया का यूज़ होता है। ओके ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो पता है सबको कि हमारे रेस्पायरेशन मतलब लिविंग थिंग्स के रेस्पायरेशन के लिए, एनिमल्स के रेस्पायरेशन के लिए होता है, एंड कम्ब्यूशन के लिए होता है, कहीं पे आग जलाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। अब जो प्लांट जब ब्रीथिंग करते हैं वो क्या लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो और ये जब कहीं पे आग लगी हुई है तो उसको बुझाने के काम में भी ये काम आती है। आर्गन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, बल्ब में जो गैस भरी रहती है उसको आर्गन है वो। हीलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयर से। Neon used in decorative lights and for street light. Krypton used in fluorescent tubes and xenon used in flash photography. तो ये uses of gases है। Next is what is similarities in the three pictures below. ठीक है ना, अब हमें सिमिलरिटीज बतानी है कि तीनों पिक्चर्स में क्या क्या दिखाई दे रहा है। सब जगह क्या दिखाई दे रहा है, धुआं ही धुआं है। All the pictures show large scale emission of the smoke through different agency. अलग अलग जगह से स्मोक निकल रहे हैं। This smoke directly mix with the atmosphere. अब ये जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, हमें एयर में ही जाएगा, एटमोसफेयर में जाएगा, and disturbing the balance between the constituent of the air. और जो एयर का जो है, जो एयर हमारी जो बनी हुई है उसको क्या करता है, उसके मिक्सचर को क्या करता है, पूरा डिस्टर्ब कर देता है। दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि गैसेस क्या होगी, कम ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है ना, तो जब जो हमारे एयर का जो है प्रोपोर्शन है वो अगर गलत हो गया है तो उसमें उसको क्या बोलेंगे हम, एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल गैसेज आर गिवन आउट थ्रू कम्बशन ऑफ फ्यूल इन व्हीकल्स and in big industries and also through incomplete combustion of the fuel like wood and coal. ठीक है, अब जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं किससे, किसी भी चीज़ के जलने से, ठीक है ना, और फ्यूल इन और व्हीकल्स से, ठीक है ना, बिग इंडस्ट्रीज से, और जो हम लोग क्या करते हैं, ऊट जलाते हैं, कोयल जलाते हैं, उनसे जो भी जो गैस निकलती है वो सब हार्मफुल होती हैं। ओके, एज अ रिजल्ट एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इससे क्या हो रहा है, आजकल हमारे डे बाय डे की लाइफ में क्या है, एयर पॉल्यूशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज इन द एयर थ्रू कम्बशन ऑफ द फ्यूल। अब देखो, फ्यूल के जलने से जो हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं, ज़्यादा जो गैसेज निकल, क्या क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड शूट। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें निकलती हैं वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। ओके, नेक्स्ट, ओजोन लेयर। अभी हमने आपको एक ओजोन लेयर बताया था, किसमें था वो, स्ट्रेटोस्फीयर में। देखो, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, ओजोन लेयर है। अब इस ओजोन लेयर का क्या काम है अभी हम पढ़ेंगे। देयर इज लेयर ऑफ ओजोन गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है ना, अब स्ट्रेटोस्फीयर किसके है, ट्रोपोस्फीयर के बाद वाला जो लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फीयर, उसके लोअर पार्ट में जो है कौन सी है, ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस ने जो बनाई हुई एक लेयर बनाई हुई है हमारे अर्थ के सराउंडिंग चारों साइड से। तो ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग थिंग। ओजोन गैस, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग टू हैव दिस लेयर ऑफ ओजोन एट ए हाई एल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ। अभी आपको बताया ना कि अर्थ के पूरे चारों साइड जो है इसकी एक लेयर बनाई हुई है। The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. ठीक है ना, अब देखिए ये किसके लिए है कि हमारे यहाँ अगर ये सन है, ठीक है ना, यहाँ पे सन है, तो जो सन की जब डायरेक्ट रेज अगर हमारे अर्थ पे आती है तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, सन की जो डायरेक्ट रेज आएगी अगर, तो वो हमारे लिए क्या होगी, बहुत हार्मफुल हो जाएंगी। इसलिए यहाँ अभी यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे है कि ओजोन जो गैस है उसकी एक लेयर बनी हुई है। तो ओजोन गैस में क्या ओजोन गैस क्या करती है, इसको यहाँ पे रोक लेती है। ठीक है ना, ये डायरेक्टली हमारे अर्थ में जो सन रेज है वो डायरेक्ट नहीं आ सकती हैं, और जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो कहाँ पे रुक जाती हैं, ओजोन लेयर इनको रोक लेता है। ठीक है ना, द ओजोन गैस ऑब्जर्व दीज रेज। ठीक है, एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड। अब जो ये ओजोन लेयर है वो क्या करती है, ये जो यहाँ से रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो सन से, ठीक है ना, ये सन है ना, ये जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं,
ठीक है, ये इसको यहाँ पे क्या कर देता है, रोक लेता है, हमें प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ केमिकल गैसेज लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और the chlorofluorocarbons used in air conditioner and refrigerator mix with the air। अभी क्या बोलते हैं कि अगर हम किस किस का फ्रिज का एयर कंडीशनर का ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर हम लोग, तो उसमें से जो गैस निकलती है ना, वो हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या होगा, सनरेज हमारे डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आएगा और हमें हार्म कर लेगा, ठीक है ना। 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everywhere aware of the importance of ozone। ठीक है, इसलिए क्या क्या है, सबको अवेयर करने के लिए ओजोन प्रोटेक्शन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 16th of September को, ठीक है ना। यू नो, इन मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई, पुणे और नागपुर, बोर्ड्स displays at place of heavy traffic to show the proportion of various constituent of the air at that place. Due to these boards, we can see the amount of harmful elements in the air। अभी देखो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें क्या होता है, व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे जो अलग अलग गैसेस निकलती है हर चीज़ से, चाहे व्हीकल्स से हो, इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्रीज से हो, ठीक है, वो ज़्यादा निकलती है हार्मफुल गैसें हैं, और वो क्या करती है, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा करती हैं। इसलिए जब मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये बोर्ड्स जगह जगह पे बोर्ड्स रहते हैं और उसमें हमें दिखाते रहते हैं कि देखिए आपका सिटी का जो एयर का जो कॉन्स्टिट्यूट है वो कितना ख़राब हो चुका है, उसमें कौन सी गैस बढ़ गई है, कौन सी हमारे लिए हार्मफुल कितना होता है। तो ये हमारे अवेयरनेस के लिए है कि आप देखिए, और अब जब हम वन बाय वन इसको कंट्रोल करेंगे तो ये थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट इज वाटर। ओके, नाउ observe how much water is used and what purpose it is used in your house for a whole day। record in the chart। अभी आपको एक ये टेबल दे रखी है, इसमें आपको लिखना है कि आप एक दिन में, ठीक है ना, एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं, और अलग अलग चीज़ के लिए, जैसे बाथिंग हो गया है, ठीक है, ब्रशिंग टीथ हो गया, वॉशिंग क्लोथ हो गया, यूटेंसिल हो गया, मोपिंग द फ्लोर हो गया, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे, लीटर में लिखना है आपको कि आप कितना पानी यूज़ करते हैं और टोटल उसका करना है, तो ये चार्ट आपको बनाना है। ओके, नाउ you will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water। we need to drink 3 to 4 liter of water every day। एक जन के लिए कितना 3 to 4 लीटर वाटर चाहिए होता है। ओके, so that all our body function run smoothly। ठीक है ना, इससे क्यों हम पानी पीते हैं कि हमारी बॉडी अच्छे से स्मूथली रन कर सके। अदर living thing also require water, although the amount of water they need may vary according to size their body। thus we see that water is very important। हर लिविंग थिंग के लिए वाटर इम्पोर्टेंट होता है ना, यहाँ तक कि प्लांट्स को भी चाहिए, छोटे से छोटे एनिमल्स को भी चाहिए, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, if hydrogen gas burn in air, it combine with oxygen and water is formed। तो वाटर जो किस किस से बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। जब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बर्न होती है एयर में और किसके साथ कंबाइन होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है। ओके, ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स, वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड सी। देखिए हमारे पे पानी तो बहुत ज़्यादा है, 71% हमारी जो लैंड में कितना है, वाटर है ना। तो ये पूरा वाटर अगर हम लगाते हैं तो इसमें जो सी एंड ओसीन का जो वाटर है, ठीक है ना, सी और ओसीन में जो पानी है हमारे अर्थ में, वो कितना है 97%। ठीक है, ये कितना है 97%। ओके, तो जब 97% सी और ओसीन का पानी है, इसको हम पी भी नहीं सकते हैं। देन इसमें ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन द अदर फॉर्म, जो और पानी है जो जमीन के नीचे रहता है, आइस फॉर्म में रहता है, जिसको हम डायरेक्टली पी नहीं सकते हैं, वो कितना है 2.7% है। ठीक है, 2.7% जो हम डायरेक्टली पी नहीं सकते, क्योंकि हमको ग्राउंड वाटर है तो हम एकदम से पानी तो पी नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको ट्यूबवेल या ये सब करना पड़ेगा।
नाउ वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, और जो पानी पीने के लिए अवेलेबल है हमारे पूरे अर्थ में वो है 0.3%। ठीक है ना, फ्रेश वाटर जिसे हम बोलते हैं, रिवर हो गया, लेक हो गया, इसको हम डायरेक्टली पी सकते हैं, तो कितना 0.3% है। ओके, नाउ इन नेचर वाटर अकर इन 3 states. Water does not have color, taste or odor. Many substances readily dissolve in water. Therefore, water is the universal solvent. ठीक है ना, और वाटर का ना तो कोई कलर होता है, ना टेस्ट होता है ना, ना कोई उसमें खुशबू आती है। ओके, और बहुत सारी ऐसे सबस्टेंस हैं कि जो हम डायरेक्टली वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व, जैसे चीनी हो जाता है, नमक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो किसी भी, जिसमें कोई भी चीज इजीली डिजॉल्व हो सकती है। द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द सैप ऑफ प्लांट इन कंटेन अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। ठीक है, नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, देयरफॉर इट इज सेड दैट वाटर इज अ लाइफ। ठीक है, अब जो हमारे ब्लड में जो वाटर परसेंट जो रहता है वो बहुत हाई में रहता है, और जो प्लांट्स में भी रहता है उसमें भी देखिए आप, उसमें भी क्या रहता है, ज़्यादा परसेंटेज वाटर का ही रहता है। इसलिए क्या है, लिविंग थिंग्स के लिए वाटर क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए बोला भी गया है वाटर इज लाइफ। ओके, we cannot use all the water on earth because sea water is salty। जैसे आपको बताया था कि सी और ओशियन का जो वाटर होता है कैसा सॉल्टी होता है, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सम वाटर इज इन फ्रोजन स्टेट, कुछ कुछ कहाँ रहता है, जैसे माउंटेन्स में देखिए, या सी में, उसी में जहाँ पे बहुत ठंडा आता है वहाँ पे कहते हैं फ्रोजन रहता है, फ्रीज बना होता है बिल्कुल। A very small quantity of water is available for drinking, yet it is enough for all living things। बहुत कम 0.3% वाटर जो हम लोग डायरेक्टली पी सकते हैं, जो फ्रेश वाटर है। ठीक है, फिर भी वो हम सब लिविंग थिंग के लिए बहुत है। ओके, ना फॉर विच पर्पज इज वाटर बीइंग यूज्ड। ठीक है ना, किस किस चीज के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। डू अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वी डू। जैसे बोलते हैं कि जैसे हम यूज करते हैं वाटर का, क्या दूसरे लिविंग थिंग्स भी ऐसे ही यूज करते हैं क्या। वी यूज वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज। वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज regulated through the water cycle. The water vapor form ocean is the main source of water in the water cycle. It get convert into rain, creating fresh water source on earth। ठीक है ना, अब हमें क्या चाहिए, हर चीज़ के लिए पानी ही चाहिए। हमारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसमें मेनली वाटर में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि जो ओसीन से, जो ओसीन होते हैं, सी होता है, उससे क्या होता है, वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, और वो फिर क्या करते हैं, वाटर साइकिल के थ्रू क्या होता है, वो जाके यहाँ से, जैसे यहाँ से इवापोरेट हुए, वाटर वेपर बने और ऊपर गए, क्लाउड बन गए, और फिर से क्या होता है, वो रेन के थ्रू वो फ्रेश वाटर बन के हम उसको यूज कर लेते हैं। ओके, ना we get water from natural sources such as streams, rivers, ponds, springs, and lakes. Man also digs well and bore wells to lift groundwater. Apart from this, man has also construct bund and dam of the various size on rivers। ठीक है ना, अब नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर तो हमको स्ट्रीम हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ये यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। जो ग्राउंड वाटर होता है उससे हम वेल्स और बोरवेल्स तो क्या करते हैं, खोदते हैं और फिर वहां से पानी ले लेते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स में डैम और बंड भी बना लेते हैं। ठीक, ड्यू टू द अनकंट्रोलेबल यूज ऑफ वाटर फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड फार्मिंग, इट इज नाउ इन शॉर्ट सप्लाई। वाटर स्कार्सिटी हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा डे बाई डे क्या रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो क्या होता है, उसमें फिर इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है और उसका फार्मिंग भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, जिससे कि हमें वाटर का जो यूज हो रहा है वो अनकंट्रोलेबल हो रहा है, और बाद में क्या होता है कि हमें वाटर सप्लाई बहुत शॉर्ट हो रही है। वाटर स्कार्सिटी हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। कहीं कहीं गाँव में देखेंगे या सिटीज में भी देखते हैं कि वाटर जो सप्लाई है वो बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। ठीक है ना, ऑलवेज रिमेंबर्स
यूज वाटर स्पेंगली, ब्लॉक वाटर, लेट इट percolate, store water wherever possible, rescue water wherever possible, remember store water does not become stale at once. तो हमें वाटर का कैसा यूज करना चाहिए, ठीक है ना, तो हमको लिमिट से यूज करना चाहिए, ठीक। जो रेन होती है तो उसको क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, जो कि जमीन के अंदर चले जाएगा और ग्राउंड वाटर बनेगा, तो हम कभी भी हम क्या बोरवेल या वेल को डिग कर सकते हैं। वाटर को स्टोर करना चाहिए जितना हमें पॉसिबल हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लैंड। लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉयल, बिग रॉक्स, ठीक है ना, ये हमें सब लैंड में दिखते हैं ना, स्टोन दिखता है, सॉयल दिखता है, बिग रॉक्स दिखते हैं। इट इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर, पूरी लैंड कहीं भी फ्लैट नहीं होती है। इट इज हिली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स including man live on land. Some terrestrial dig burrows in the ground for shelter. This means that they use land for fulfilling their needs. We also use land for farming and for building houses and roads. We make use of plants and animals in the forest that grow on land. The minerals, crude oil, and natural gas obtained from the earth are very important for us. It means that land is an important resource. Let us see exactly that land is made up of. ठीक है, अब देखिए इसमें सारे क्या चीजें बताई गई हैं कि हम लैंड का यूज किस किस के लिए करते हैं, ठीक है ना। लैंड कहीं भी एक तो पूरी एक जैसी नहीं होती है ना, पूरे ऐसा नहीं है कि पूरी फ्लैट ही होगी, कहीं पे आपको माउंटेन दिखेंगे, हिल्स दिखेंगे, कहीं पे फ्लैट रहेगा, कहीं पे गड्ढा रहेगा, है ना, ये सब दिखते हैं। फिर इसमें हम लोगों का कहता है शेल्टर रहता है, चाहे वो ह्यूमन बींग हो या एनिमल्स हो, है ना, सबके इसमें शेल्टर्स रहते हैं। और अपनी हम हर चीज़ एक यूज़ के लिए, फार्मिंग के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, रहने के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं, है ना, घर बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। ओके, तो ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं, यहाँ तक कि मिनरल्स, क्रूड ऑयल्स, नेचुरल गैस सब हमें लैंड से ही मिलते हैं। दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ओके, नाउ the land on earth also look like this. If a pipeline is being laid in your neighborhood, observe carefully the pit dug for this purpose. You will see some layers under the land surface as shown in the accompanying figure. ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं कि हम ये लैंड पूरी एक जैसे हमको दिखती है कि ऊपर से ऐसी होगी, तो वैसे पूरा नीचे एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक बॉटल में मतलब हमें शो करने के लिए किया है कि हमारी लैंड नीचे जो जमीन है ना, लैंड के नीचे वो कैसे कैसे होते हैं, तो इसमें हम शो कर रहे हैं। तो उन्होंने एक डिग किया, एक प्लास्टिक का बॉटल लेके, ठीक है ना, और उसमें ये सब चीज़ें डाली हुई हैं। तो सबसे नीचे क्या डाला है, बिग स्टोन डाले, बड़े पत्थर है, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर डाले हैं, देन सैंड डाला है, सॉयल डाली है, एंड ड्राई लीव्स डाली हुई है। ये हमको शो करने के लिए कि हमारा कैसा है, हमारी लैंड नीचे से अंदर से कैसी है, वो करने के लिए ये सब डाला, ठीक है। इफ द लैंड हैज मैच्योर सॉइल, द टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है, ये हम ये पढ़ेंगे कि ये जो टॉप मोस्ट जो होती है, जो ठीक है ना, जो ऊपर का जो सॉइल होता है उसमें क्या होता है, जैसे इसका ड्राई लीव्स हो गया, किसी प्लांट्स के ड्राई लीव्स होता है वो नीचे गिर जाते हैं, एनिमल्स की डेथ हो जाती है वो भी इसमें गिर जाता है, दब जाता है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और उसमें क्या हो जाता है, वो बाद में क्या हो जाता है, डिकम्पोज होके क्या हो जाते हैं, वो एक खाद जैसी बन जाती है, फर्टिलाइजर जैसे, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ओके, इट इज यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। ये मेनली कहाँ पे, जहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं ना, डेंस मीन्स बहुत घने जंगल होते हैं, पूरे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वहाँ पे देखने को मिलता है। द लैंड बिलो दिस इज फुल ऑफ सैंड, सॉयल, स्मॉल स्टोन, वर्म्स एंड इंसेक्ट, ठीक है। अब जो उसके लैंड के जो नीचे की है, ठीक है, वो किससे है, सैंड है, उस पर सॉयल है, स्मॉल स्टोन है, वर्म्स है, एंड इंसेक्ट रहते हैं। Soil and pieces of bedrocks are found below this layer of land. फिर उसके नीचे क्या मिलते हैं, उसके नीचे मिलते हैं हमको पीस ऑफ bedrocks and soil,
ओके, यहाँ पे इधर आ गया है। देन दिस सॉइल इज इमेच्योर, उस सॉइल को बोलते हैं इमेच्योर सॉइल है, जैसे ये वाली हो गई है। ओके, ये ह्यूमस वाली सॉइल हो गई है, ये ह्यूमस है जिसमें ड्राई लीव्स और एनिमल्स के जो डिकम्पोजिशन है वो यहाँ पे, उसको ह्यूमस बोलते हैं। उसके नीचे सॉइल है, सॉइल के नीचे इमेच्योर सॉइल आ गई है। Further below this layer, the proportion of soil decrease and that is rock increase. अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या बोल रहे हैं, जो सॉयल है, ठीक है ना, वो कम होते हैं और उसमें रॉक्स ज्यादा हैं, पत्थर के पीसेस ज्यादा मिलते हैं। दिस इज द लेयर ऑफ बेड रॉक, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ये बेड रॉक है, मतलब पत्थर ज्यादा है और मिट्टी कम होती है। द मेन मिनरल्स इन द सॉयल आर ड्राइव फ्रॉम दीज रॉक्स, ठीक है ना। और जो मेन मिनरल्स हम प्लांट जो लेता है वो कहाँ से आते हैं, रॉक से आते हैं। दैट इज वाई सॉयल इज डिफरेंट, रीजन इज डिफरेंट। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉयल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द बेड रॉक। और जो सॉयल का जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, मतलब बारीक है, मोटी सॉयल है, ओके, या ब्राउन है, रेड है, ऐसी सॉयल होती है, जो अलग अलग कलर की सॉयल होती है, वो डिपेंड करता है बेड रॉक पे, कि नीचे की रॉक कैसी है उस पर ही डिपेंड करे। ओके, नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन। अब सॉयल कैसे बनती है, ओके। द सॉयल ऑन द लैंड इज फॉर्म बाय अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस, इसे हम नहीं बनाते। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉयल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेड। एबायोटिक कंपोनेंट्स, अब आपके पास एक नया वर्ड आया है, एबायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, और बायोटिक, बायो मैंने आपको पहले ही बताया था, बायो मीन्स द लिविंग, तो लिविंग थिंग्स के, ठीक है। तो द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेड। यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं बेड रॉक पे, ए बायोटिक कंपोनेंट का जो सप्लाई होता है वो किससे होता है, बेड रॉक से होता है। ओके, ड्यू टू द हीट कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, विंड एंड रेन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये सब जब बेड रॉक पे, जिससे हीट से या कोल्ड से, वाटर से, सन से, विंड से, रेन से, जो भी, ठीक है ना, इफेक्ट आता है, तो वो क्या होती है, द बेड रॉक ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। और ये बेड रॉक क्या है, पीसेस में टूटना शुरू हो जाती है, ये वाली। ओके, स्टोन, सैंड एंड सॉयल आर फॉर्म फ्रॉम द पीसेस। अब जो ये बेड रॉक पे जो असर पड़ा है ना, तो उससे जो पीसेस बनते हैं, पहले तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, फिर इससे क्या बनता है, स्टोन भी बन जाते हैं छोटे पीसेस, सैंड एंड सॉयल भी बनती है, ठीक है। माइक्रोब्स वर्म्स एंड इंसेक्ट आर फाउंड अमंग देम। इनमें क्या, माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वर्म्स एंड इंसेक्ट सब मिलते हैं। rodent like mice and rats are also found there, ठीक है, अपना बिल बना के वो रहते हैं ना यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जो प्रोसेस है इस बेड रॉक की, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, फिर ये इसके पीस पीस होंगे, फिर इसमें पत्थर और मिट्टी दोनों आएंगी, फिर उस पर भी होगा, फिर ये मिट्टी बन जाती है। इससे ये स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। इट टेक अबाउट 1,000 years for a 2.5 centimeter thick layer of mature soil to form। अब देखिए, सॉयल की मतलब छोटी सी लेयर बनाने के लिए, ठीक है ना, 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, 1,000 year। नेक्स्ट, soil can get destroyed in a short period due to flood, storms and human activities such as mining। अभी देखिए, एक 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर बनाने के लिए 1,000 year लग जाता है, बट जब ये डिस्ट्रॉय होता है ना, ठीक है, तो मतलब एक शॉर्ट पीरियड में डिस्ट्रॉय हो सकती है सॉइल। किसके कारण, जैसे फ्लड आ जाता है, स्टॉर्म्स आ जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे हमारे यहाँ हम लोग एक्टिविटीज बहुत सारी, जैसे ठीक है ना, माइनिंग की होती है। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व सॉयल एंड टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ द लैंड। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सॉयल का कंजर्व करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ सॉयल होना चाहिए, और उससे इरोजन से भी बचाना चाहिए हमको, कि कहीं से हमारी लैंड कटे ना। द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड,
ठीक है। और इसका जो सॉइल इरोजन का है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, अपनी सॉइल को कंजर्व कैसे सकते हैं, ग्रीन ओवर ऑफ द लैंड, दैट मीन कि हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाने चाहिए। इरोजन ऑफ द लैंड इज रिड्यूस इफ ग्रास ट्रीज एंड बुशेज आर ग्रोन इन इट, ठीक है ना। सॉइल इरोजन ऑफ लैंड तब रुक सकता है किससे, जब हम अपनी लैंड के ऊपर ग्रास लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, बुशेज लगाते हैं, तो इनके ग्रो होने से क्या होता है, इनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, और सॉइल को पकड़ के रखती है तो उसका इरोजन नहीं होगा। ओके। ऑब्टेन स्पेसिमेन ऑफ सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेस इन योर सराउंडिंग, ठीक है, सच एज योर यार्ड, गार्डन, हिल्स, रिवर बैंक्स, फिल्टर, rocky ground. Note the difference in the specimen with respect to color, feel, texture and the size of the particle. अब इन्होंने बताया है कि आप अपने सराउंडिंग अलग अलग जगह पे जाइए और वहाँ की सॉइल को इकट्ठा करके देखिए कि उसका कलर कैसा है, उनके फीलिंग कैसी हो रही है को हाथ से पकड़ने में, टेक्सचर कैसा है और साइज ऑफ पार्टिकल्स सॉइल के कैसे हैं, वो आपको अपना ऑब्जर्वेशन में करना है, ठीक है। देन humus is a layer formed on soil due to the decomposition of dead plants and animal by microbes. आपको बताया था जब ये इसके ऊपर जब लीव्स, डेड लीव्स गिर जाती हैं या डेड एनिमल्स लैंड पे गिरते हैं तो वहां पे क्या था, डिकम्पोजिशन हो जाता है इसका। तो डिकम्पोजिशन कौन करता है, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके। ह्यूमस सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको क्या करे, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ह्यूमस बन जाता है। और ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ओके। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, ऐसे ही सॉइल को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से होता है, ह्यूमस से। ओके। ह्यूमस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एरेटिंग द सॉइल एंड फॉर होल्डिंग वाटर इन द सॉइल। अब देख, ये ह्यूमस क्या करता है, एक तो एयर पास भी अच्छे से होती है सॉइल में इससे, और दूसरा ये वाटर होल्ड करता है, क्योंकि अगर इसके ये सॉइल के ऊपर अगर ह्यूमस है तो क्या करेगा, सन से जब यहाँ पे सन की लाइट आएगी तो यहाँ पे इसका वाटर इवापोरेट जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाटर होल्डिंग में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द upper layer of good fertile soil is about 33% to 50%, ठीक है। तो ये क्या करती है, सॉइल को 33% से 50% तक क्या करती है, बहुत अच्छा फर्टाइल बना लेती है। ओके। नेक्स्ट, forest on land got buried underground due to the great upheaval that took place on the earth many ages ago. After that, the process of formation of fossil fuel from the remains of the living things took place underground. We get fuels like petrol, diesel, kerosene, paraffin, and other useful materials like tar and wax from the fossil fuels called crude oil. अब क्या है ना, फॉरेस्ट में भूकंप आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, बहुत सारी ट्रीज गिर जाती हैं, मकान कुछ भी बहुत सारी ये क्या हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, ग्राउंड के नीचे दब जाते हैं। तो बहुत सालों की प्रोसेस के बाद, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, फॉसिल्स फ्यूल्स बनने का प्रोसेस चलना शुरू होता है, क्योंकि ऊपर से बहुत प्रेशर आ जाता है ना, प्रेशर से वहाँ पे क्या होता है, वो ये फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और जो भी अंदर लिविंग थिंग्स के जो भी रिमेन्स हैं, ठीक है ना, वो अंदर दबना शुरू हो जाते हैं और हमें उनसे क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन, ठीक है ना, क्रूड ऑयल्स, ये सब हमें किससे मिलते हैं, फॉसिल्स फ्यूल की वजह से। ओके। नाउ living things use land, water and air available on the earth, and so does man. However, the proportion of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth. Look at the following table, ठीक है। लैंड, देखिए अब ये जो बताया है ना कि लिविंग थिंग्स, ठीक है, हर चीज का यूज कर रही, चाहे वो लैंड है, वाटर है, एयर है, ठीक है ना, लेकिन बहुत मिनिमम यूज कर रही है। जैसे पूरे लिविंग थिंग में देखेंगे तो लैंड का सिर्फ 29% यूज होता है लिविंग थिंग जो करता है, ठीक है ना। पोर्टेबल
वाटर या फ्रेश वाटर 0.3% एंड ऑक्सीजन 21% है. Even in these small proportion, the resources shown in the above table are sufficient for all living things. Only it is very necessary for man to control his greed. In another word, he must use these resources judiciously, with the awareness that they are meant for all other living things and not just for mankind. तो देखिए हमारे पास इतनी स्मॉल क्वांटिटी में जब ये चीज़ें हैं तो ये तो हमारे लिए इनफ है ऑल लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है ना. ऑल लिविंग थिंग्स के लिए हमारे इनफ है हमारे पास. बट जो जो ह्यूमन की जो ग्रीडीनेस है ना, कि जो वो बहुत ग्रीडी हो जाता है अपनी चीज़ के लिए, कि दूसरे मतलब वो दूसरे लिविंग थिंग्स के, दूसरे एनिमल्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता. अगर वो दूसरे के बारे में भी सोचना शुरू कर दे तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अपना लाइफ को इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. ओके. नाउ India Meteorological Department (IMD) was established in 1875 for studying the weather in the Indian subcontinent. The main function of this institute is to observe the weather and to make weather forecasts. This institute also conducts research related to change in weather, makes forecasts about rain and studies the development related to the global warming. ठीक है ना. अब 1875 में क्या था, एक डिपार्टमेंट को स्टेबलाइज किया गया था, वो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि इस चैप्टर का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर जाती है. करेंगे. बाय. वेदर कैसा होने वाला है, जैसे हम टीवी में देखते हैं ना वेदर कास्ट, कि अब कैसा आने वाला है, क्या होने वाला है, हमको पहले अवेयर किया जाता है. तो ये सब किसमें किया जाता है, IMD में किया जाता है. ओके. नाउ ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है.